सुमन, मुझे तो अपनी बेटी सपना की चिंता सता रही है। वो तो बौनी रह गई, अब उसकी शादी कैसे होगी? क्यों जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बोनी इंसान की शादी नहीं होती? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सुमन, शादी आजकल कद काठी के साथ गुण देखकर भी होती है। हमारी बेटी के अंदर तो कोई गुण नहीं है। एक तो हमारी बेटी बौनी है और वो कुछ ज्यादा सुंदर भी नहीं है। किसने कहा हमारी बेटी के अंदर कोई गुण नहीं है? जो गुण मेरे अंदर है वे ही गुण अपनी बेटी को दूंगी। मैं एक शेफ रह चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी को शेफ तो नहीं बना सकती, पर मेरी बेटी किसी शेफ से कम भी नहीं होगी। अब क्या था सुमन ये सोचकर कि उसकी बेटी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है। बहुत जल्द सपना बड़ी हो जाती है और वो हर तरह के आइटम बनाना सीख जाती है, जिसके बाद सपना के माता पिता उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं। पर सपना के पिता का डर सच हो जाता है और कहीं भी सपना की शादी नहीं हो रही होती है। मैंने तुमसे कहा था ना सुमन, हमारी बेटी बौनी है, कोई भी उसका हाथ आसानी से नहीं थामेगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर मेरी बेटी अकेली रही तो भी वह अपना पेट पाल लेगी। मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखा दिया है, इसलिए आप सपना की चिंता मत कीजिए। सुमन अपने पति को दिलासा देती है, पर कहीं ना कहीं वो खुद भी सपना के लिए परेशान थी। समय यूं ही बीतता है और आखिरकार सपना के घर विवेक नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। विवेक का नाम पूरे शहर में बदनाम था, इसलिए विवेक की माँ उसका घर बसाने के लिए उसकी शादी सपना जैसी बौनी लड़की से करवा देती है। सुमन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सपना की शादी विवेक से करवा देती है। शादी के बाद जब सपना अपने ससुराल में जाती है तो वो अपनी लंबी जेठानी को देखती है। अपनी लंबी जेठानी को देख सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सपना की जेठानी तारा उसका मजाक बनाते हुए उससे कहती है, हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि माँ जी मेरे इतने स्मार्ट देवर के लिए ऐसी बोनी लड़की ढूंढ कर लाएगी। हाँ, तुम तो मेरी कमर के बराबर भी नहीं होगी। बहू, हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है। अगर तू लंबी है तो ये तेरी खूबी है, और अगर छोटी बहू बोनी है तो वह उसकी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुझ में कुछ कमियां नहीं होगी और छोटी बहू में खूब खूबियां होगी, समझी? माँ जी, आपकी आंखें छोटी हैं, इसलिए आपको कुछ भी साफ नजर नहीं आता, पर मेरे कद की तरह मेरी आंखें भी बड़ी हैं, मैं सब देख सकती हूँ। खैर, मुझे क्या। सपना बहू, अपनी लंबी जेठानी की बातों का बुरा मत मानना। मेरे लिए तो हमेशा दो बहू रहेंगी, एक लंबी बहू और एक छोटी बहू। पर मैं तुम दोनों में कभी फर्क नहीं करूंगी, क्योंकि तू ही है जो मेरे बेटे को अब सुधार सकती है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। माफ करना, मैंने तेरे घर वालों को नहीं बताया, पर मेरा बेटा थोड़ा सनका है। छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ाई करता है, उनसे मारपीट करता है, पर मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देती तो शायद तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए मना कर देती। माँ जी, आप भी दिल की बहुत साफ है। आपने पहले भले ही कुछ न बताया हो, पर आपने शादी के तुरंत बाद ही मुझे सब बता दिया। अब देखना, अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ आएंगी। इतना बोलकर सपना घर के कामों में लग जाती है, पर सपना बहुत छोटी थी, जिस वजह से साफ सफाई करने में उसे दिक्कत होती है। तो वहीं दूसरी ओर उसकी लंबी जेठानी उसका एक बार फिर से मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। क्या हुआ देवरानी जी, घर की सफाई करने में दिक्कत आ रही है? कहो तो मैं मदद करवा दूं? हाँ दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा, आप साफ कर दीजिए। ठीक है, लाओ, मैं जाले साफ कर देती हूँ, तुम जाकर पंखे साफ कर दो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो बोनी हो, तुम तो पंखा भी नहीं साफ कर पाओगी। खैर छोड़ो, तुम जाकर रसोई घर में खाना बना लो और घर की साफ सफाई मैं कर लूंगी। तारा सपना के भोलेपन का मजाक बनाती है, पर सपना को तो आदत हो चुकी थी। आखिर वो बचपन से जो ऐसे मजाक झेलती आ रही थी। अब सपना आराम से रसोई घर में जाती है, पर रसोई घर की सारी चीजें काफी ऊंची थी, यहाँ तक कि अब उसे समझ नहीं आता कि वो खाना कैसे बनाए। तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, आप तो जानती है ना कि मैं बोनी हूँ और रसोई घर में सब चीज काफी ऊपर रखी है, यहाँ तक कि स्लैब भी ऊपर है।
मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे मॉडर्न किचन में खाना नहीं बनाया। बस इतनी सी बात, मैं तेरे लिए कुर्सी लगा देती हूँ, तू कुर्सी पर चढ़कर आराम से खाना बनाना। सुमित्रा सपना को कुर्सी लाकर देती है। बेचारी सपना कुर्सी पर बार बार चढ़ती और उतरती है और खाना बनाती है। अपनी देवरानी को इस तरह से स्ट्रगल करता देख तारा को बहुत हंसी आती है और एक बार फिर वो अपनी देवरानी का मजाक बनाने लगती है। देवरानी जी, खाना बनाने में कितनी मेहनत कर रही हो, पैर दर्द करने लगेगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मैं इस घर की फेवरेट बहू हूँ। आखिर मैं घर में सबसे लंबी जो हूँ और मेरे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। और अगर तुम इसी तरह से स्ट्रगल करोगी तो खाना बिगड़ जाएगा, फिर घर वाले बेकार ही तुमसे नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। आप आराम से जाकर बैठ जाइए और खाने की चिंता मत कीजिए। खाने का स्वाद बिल्कुल कम नहीं होगा। सपना का जवाब सुनकर तारा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बेचारी सपना अब अकेले ही रसोई में खाना बनाती है। कुछ देर बाद जब सपना के हाथों का खाना घर वाले खाते हैं तो वो सब उसके खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकते। सपना बहू, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना अच्छा खाना बना देगी। तुझे खाना बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तेरा कद छोटा है पर तेरे खाने का स्वाद किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। माँ जी, इतनी तारीफ करो जितनी इसकी हाइट है। झूठी तारीफ करके इसे आप चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। अगर ये गिरी बेचारी तो देवरानी जी की कमर टूट जाएगी। बहू, माना कि तू लंबी है पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने घमंड में रहे। और एक बात मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अपनी देवरानी के हाथों का खाना खाकर तो देख, क्या पता तेरा सारा घमंड टूट जाए। सुमित्रा के ज्यादा जिद करने पर तारा अपनी बौनी देवरानी के हाथ का खाना खाती है और खाते खाते उसकी सोच अपनी बौनी देवरानी के लिए पूरी तरह से बदल जाती है। जिसके बाद घर की साफ सफाई का काम लंबी बहू के हाथों पड़ जाता है और खाना बनाने का काम बौनी बहू के हाथों। और इसी तरह से सपना बौने होने के बाद भी अपने ससुराल में एकता बनाकर रखती है। नमिता की एक आदत थी कि वो बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह नमिता की सास मंजू को बहुत जोर की भूख लगती है और वो किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। जब नमिता की आंख खुलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, ये आपको पता नहीं है क्या कि जब तक मैं पूजा ना कर लूं तब तक घर में कोई कुछ नहीं खाता पीता। आपने तो अशुद्ध कर दिया घर को। अब मैं पूजा कैसे करूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तेरे इस पूजा पाठ करने के चक्कर में मैं भूखी रहूंगी क्या? अगर तुझे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो सुबह 4 बजे उठा कर और घर का काम कर लिया कर और जल्दी से हम सभी के लिए नाश्ता बना दिया कर। अरे तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अरे भाई, सुबह के 7 बज चुके हैं। तुझे सुबह सुबह लगी है क्या? और तेरा पूजा पाठ करना जरूरी है या फिर किसी का भूखा रहना? पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं घर में। मेरी शादी हुई है जहाँ पूजा पाठ भगवान को इतनी ज्यादा मान्यता ही नहीं देते। कैसे लोग हैं ये? हर चीज को मजाक में लगा रखा है इन्होंने। देख, तुझे पूजा पाठ करना है और इन चीजों में विश्वास रखती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कभी तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू हर किसी के ऊपर पाबंदी लगाए कि तुम्हें अब नहीं खाना है, तब नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे खाना है, तुम्हें वैसे खाना है। अरे हो तो एक ही घर के सदस्य, मैं किसी बाहर वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ क्या? अब हम घर में एक साथ रह रहे हैं तो हम सबको जो नियम कायदे हैं वो एक साथ निभाने तो पड़ेंगे ना। मैं कोई नियम कायदे नहीं निभा रही। तुझे जो करना है तू वो कर और मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूंगी। इस तरह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ मंजू का बेटा आशीष आता है और कहता है, क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों का रामायण शुरू हो गया क्या? तो अपनी बीबी को समझाता क्यों नहीं? अरे इस पाखंड के चक्कर में ये लोगों को भूखा रखेगी क्या? अगर इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो बोल दे इसे समय से उठे। अरे नमिता, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर मैंने थोड़ा सा बिना पूजा पाठ के खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। अरे तुम्हें तो पता है ऐसे भगवान नाराज रहते। बचपन से पूजा पाठ करती आ रही हूँ मैं और मैंने कभी भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में काम नहीं किया है। और माँ जी ने घर को अशुद्ध करके रख दिया है। पूरा गंगा जल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा अब मुझे।
अरे आप दोनों की चिक चिक से ना मैं थक गया हूँ। ऑफिस से जब घर जाओ तो तुम्हारी लड़ाई शुरू, सुबह उठो तो तुम्हारी लड़ाई शुरू। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो। ऑफिस में भी 1000 लफड़े होते रहते हैं, उसके बाद घर आओ तो तुम दोनों के अलग लफड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला था। उससे कुछ दिनों पहले ही नमिता नवरात्रों की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब नवरात्रों के दिनों में नमिता बहुत ही सादा खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है? खाने में ना नमक समझ में आ रहा है, ना मिर्च का पता चल रहा है, ना कोई टेस्ट का। क्या खाना बनाया है तूने? नवरात्र के दिनों में ऐसा ही खाना मिलेगा खाने के लिए। एक बात और मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी भूल चूक मत करना इस बार। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवरात्र खराब हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक आप ही करते हैं। एक काम कर, ये खाना तू ही ले जा, मुझे तो खाना नहीं है, पेट भर गया ऐसे। नमिता की सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी करने के दौरान वहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार का खाना मंगवाते हैं, जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। थोड़ी देर बाद नमिता की सास घर आती है। तभी नमिता अपनी सास से कहती है, हाथ में धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज ना मैं पार्टी में गई थी अपने दोस्तों के साथ। आज हमने जमकर खाना खाया है, टेस्टी टेस्टी। किटी पार्टी थी आज हमारी। क्या कहा आपने? किटी पार्टी, वो भी नवरात्रों में? माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? अरे कुछ दिनों की बात है, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो तू किसी के खाने पे रोक टोक लगाएगी? अरे तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर, समझ आई बात? अरे माँ जी हद होती है किसी चीज की, शर्म कर लो। अब आप इस बुढ़ापे में आपको किटी पार्टी की लगी हुई है। इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, और आप हैं कि आपका रंगीन मिजाज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। मैं ना तेरी तरह ये पाखंडपन का दिखावा नहीं करती हूँ। अगर पूजा पाठ करना है ना तो वो चीज अपने अंदर रख और अपने तक ही रख। दूसरों के ऊपर ये टोक टाक करके ना पूजा पाठ को बढ़ावा मत दे। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरे जैसे जो पाखंडी होते हैं ना उनके खिलाफ हूँ। आने दो आशीष को, आज वो फैसला हो ही जाएगा। अगर इस घर में चाहते हो आप कि मैं रहूं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते आप कि मैं रहूं तो आशीष और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों सास बहू गुस्से में अपना अपना मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद आशीष ऑफिस से घर आता है। आशीष बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो थका हुआ था। अपना बैग साइड में रख कर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता और उसकी सास दोनों वहां आती है और दोनों अपनी अपनी शिकायतें करते हुए आशीष से कहती है, आशीष आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुमको अपनी माँ के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं उनके साथ अब और ज्यादा समय नहीं रह सकती। ये ना मेरा बेटा है, 9 महीने इसे मैंने अपने पेट में रखा है, तो जाहिर सी बात है ना ये मेरा ही साथ देगा। और बेटा इसे समझा दे, असली भक्ति दिखावा करने में नहीं होता है, बल्कि मन में रखने का होता है। अगर पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो दुनिया को मत दिखा, बड़ी आई पंडिताइन बनने वाली। अरे मैं हूँ पंडिताइन, लेकिन आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। इस उम्र में किटी पार्टी करती है आप। इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आप हैं कि रंगरलियां मना रही हैं। उन दोनों की किचकिच सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे शर्म कर लो आप दोनों। अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ घर पर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। दोनों में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इससे ना मेरी माँ को फर्क पड़ता है ना मेरी पत्नी को। वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में इतनी मस्त है कि मेरी परेशानी जानने की कोशिश किसी ने की ही नहीं कभी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अब किसी से कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर परिवार कैसे चलता है ये ना तुम्हें पता है ना माँ को पता है। और दूसरी बात, तुम्हें अगर पूजा करना है, तुम्हें अगर भगवान को खुश करना है तो तुम वो चीज अपने तक ही रखो, और अगर माँ को जो चीज करनी है वो अपने तक रखे। अपनी अपनी चीजों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं भी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर तो नहीं थोपी ना। हाँ, माँ पर थोपी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा इन चीजों से। लेकिन आप दोनों को फैसला करना है ना कि कौन किसके साथ रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, मुझे अब आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं अकेला कम से कम शांति से तो रह सकूंगा। माफ कर दे बेटा,
शायद तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों अपनी मस्ती में, अपनी परेशानी में इतने मस्त थे कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। हाँ, किसी और से अपनी तकलीफें बहुत आसानी से जाहिर कर देती हैं, लेकिन हम मर्द तिल तिल मरते रहते हैं अंदर ही अंदर। आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर जॉब चली गई तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन आप दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई और आगे से हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी जॉब की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब चली गई। इस तरह से दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाते हैं और आशीष को भी नई जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया की शादी कालू कोए से हुई थी, पर कालू कोआ एक आलसी और कामचोर किस्म का पक्षी था जो कोई काम नहीं करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। तुम जैसे पक्षी से शादी करने से अच्छा होता कि मैं सारी उम्र कुंवारी बैठ जाती। अरे यार, क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? तुम घर में निकम्मों की तरह बैठे रहो और मैं कुछ बोलो भी ना। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है जो हर वक्त गुस्सा नाक पर लेकर घूमती हो? किस चीज की कमी है? अरे ससुर जी की पेंशन से तो घर चलता है, अगर पेंशन आनी बंद हो गई तो हम भूखे मर जाएंगे। इतने कम पैसों में घर कैसे चलता है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगर इतने पैसे से तुम्हारा पेट नहीं भरता तो क्यों नहीं जाकर काम करती? मुझे क्यों परेशान करती हो? खुद जाओ, कमाओ और अपने शौक पूरे करो। मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर चिंकी चिड़िया के बहुत सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, पर कालू से शादी करने की वजह से सब सपने उससे दूर होते जा रहे थे। ये कालू खुद को समझता क्या है? अब मैं खुद काम करूंगी और अपने सारे सपने पूरे भी करूंगी। चिंकी चिड़िया खुद काम करने की ठान लेती है और अपनी दोस्त कोयल को फोन करती है। हाय कोयल, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तूने आज मुझे कॉल कैसे किया? आखिर आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? क्या बताऊं यार, सोचा था शादी करने के बाद जिंदगी हंसी खुशी बीतेगी। शादी करने के बाद ऐसा पति मिलेगा जो मेरा ख्याल रखेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ऐसा निकम्मा और कामचोर पति मिला है कि अब दिल ही नहीं करता इसके साथ रहने का। दिल कर रहा है कहीं भाग जाऊं, पर मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तेरी मदद चाहिए। प्लीज मुझे कोई काम दिलवा दे, मैं कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। कोयल चिंकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोयल चिंकी से मिलने उसके घर जाती है और उसे एक काम के बारे में बताती है। देख चिंकी, मुझे बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक जॉब मिली है, तू प्लीज मना मत करना। कोयल, मुझे इस वक्त जॉब की बहुत जरूरत है, तू बता मैं करूंगी। एक कंपनी है, वहाँ के बॉस चील को अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए। क्या पर्सनल? कोई बात नहीं कोयल, मैं तैयार हूँ। चिंकी चिड़िया इस काम के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद जब कोयल वहाँ से जाने लगती है, चिंकी चिड़िया आलसी पति कालू कोए को देखती है जो दोपहर को सोकर उठता है और उठते ही चिंकी से खाना मांगता है। अरे चिंकी, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। देख रही है कोयल इस निकम्मे पक्षी को? सच में चिंकी, पता नहीं तो इस घटिया पक्षी को कैसे झेलेगी। मैं होती ना तो मैं कब का छोड़कर भाग जाती। निकम्मा पति। इतना बोलकर कोयल मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कोई दिन जब चिंकी ऑफिस के लिए तैयार होती है तो कालू कोआ चिंकी चिड़िया से सवाल जवाब करने लगता है। चिंकी, आज तुम इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तुम तो काम करने से ना रहे, मुझे तो करना होगा ना, इसलिए मैंने अपने लिए नौकरी देख ली। अब से तुम घर में बैठकर मक्खियां मारना और मैं बाहर जाकर पैसा कमाऊंगी। हर वैसे भी तुमने कहा था ना कि मुझे अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम खुद कमाओ। हाँ ठीक है, अकड़ कैसे दिखा रही हो? जो करना है जाकर करो। 2 दिन की नौकरी करके तीसरे दिन घर में ही बैठ जाओगी। नौकरी करना कोई आसान काम नहीं होता। कालू कुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता जब चिंकी चिड़िया ऑफिस जाती है।
जहाँ वे चील के कैबिन में जाकर उसका काम करने लगती है। कुछ दिन बाद चील वहाँ आता है और चिंकी चिड़िया को देखकर चिंकी चिड़िया से कहता है, तो तुम ही हो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तुम यहाँ आते ही काम पर लग गई। हाँ, वही जब मैं ऑफिस में आई और मैंने आपके मैनेजर को बताया कि मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तो आपके मैनेजर ने मुझे सारा काम समझा दिया और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे आपसे पहले ऑफिस आना होगा और कुछ चीजें हैं आपकी जो इस कैबिन में आपके आने से पहले ठीक करनी होती है। और ये फाइल मैंने सारी तैयार कर दी है, इस पर साइन करने हैं और ये ऐसे ही फाइल है जिन्हें आपको रीचेक करना है। सही कहा था कोयल ने, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। चील को चिंकी चिड़िया का काम बहुत पसंद आता है। अब समय यूं ही बीतता है और समय के साथ चील और चिंकी चिड़िया की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी चिड़िया अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही होती है, तो चील उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, उस नाते मैं थोड़ी तो शॉपिंग तुम्हें करवा सकता हूँ। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है मुझे बता दो। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। पर सर, मेरे घर जाने का समय हो रहा है, घर पर मेरा पति इंतजार कर रहा होगा। ओह कम ऑन चिंकी, तुम बाहर काम करती हो फिर भी अपने घर और पति की चिंता कर रही हो। तुम किसकी बात कर रही हो जो खुद घर पर बैठा रहता है और तुमसे काम करवाता है? अगर तुम काम न करो तो तुम्हारा घर चलना मुश्किल है और मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को किसी भी चीज की कमी रहे। और मेरे होते हुए तुम्हें अपने पति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अब चील चिंकी चिड़िया को खुश करने के लिए उस पर काफी पैसे उड़ाता है। वे चिंकी चिड़िया की सारी ख्वाहिशों को पूरी करने लगता है, जिस वजह से चिंकी चिड़िया भी चील से प्यार कर बैठती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन कोयल चिंकी चिड़िया को चील के साथ रेस्टोरेंट में दिखती है। उन दोनों को एक साथ देखकर कोयल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चिंकी को देखकर लगता नहीं कि ये दोनों बॉस और एम्प्लॉय हैं। जरूर इनके बीच कुछ चल रहा है, मुझे चिंकी से बात करनी चाहिए। अब तुरंत कोयल चिंकी चिड़िया को फोन करती है और उससे इस बारे में बात करती है। चिंकी, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं इस वक्त अपने बॉस के साथ बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमने मुझे इस वक्त फोन क्यों किया? कुछ बात है क्या? देखो चिंकी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारे जंगल में अफवाह फैली हुई है, ऑफिस में तुम्हारा किसी बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। पर आज मैंने तुम्हें अपनी आंखों से चील के साथ देखा। कहीं तुम्हारा चील के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? कोयल, अभी मैं सर के साथ हूँ, मैं तुमसे अकेले में बात करती हूँ। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया फोन रख देती है और अगले दिन अपनी दोस्त कोयल से मिलती है, जहाँ वे सारी बात कोयल को बताती है। कोयल, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे जंगल में मेरे नाम की कितनी अफवाह फैल रही है, और हाँ, ये सच है। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी कालू को धोखा दूंगी, पर कालू की हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया। उसे खुद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं किसी के साथ रहूं या बाहर जाऊं। उसे तो अब हर महीने मेरी सैलरी से फर्क पड़ता है। मेरा दिल नहीं करता उसके साथ रहने का। चिंकी, तो दुखी मत हो, क्योंकि जिस तरह का पक्षी कालू है कोई नहीं रह सकता उसके साथ। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं तो कह रही हूँ कालू को तलाक दे दे। बहुत जल्द मैं कालू को छोड़ दूंगी। बस एक बार मेरी और चील की शादी हो जाए, फिर मैं अपने बारे में खुद कालू को सच बता दूंगी, क्योंकि कालू को सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंकी चिड़िया को इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर कोयल को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह से समय बीतता है और एक दिन कालू कोयल को अपनी बीवी के अफेयर के बारे में पता चलता है, पर फिर भी कालू कोयल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से चिंकी चिड़िया बहुत आसानी से कालू कोयल को छोड़ देती है और चील से शादी कर लेती है। कालू कोयल को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होता कि